नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। आज फिर से किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर आज कृषि मंत्री ने एक बार फिर चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी को किसानों ने, जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कहा कि ये प्रेम पत्र बार बार क्यों भेज रहे हैं, आप कोई ठोस बात बताइए। लेकिन कृषि मंत्री की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें अब गेंद किसानों के पाले में डाल दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि आप जिन जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं हम आपका स्वागत करते हैं, आप मुद्दे भी बताइए और आप तारीख भी तय करिए। आपको जिस भी तारीख को जिन भी मुद्दों पर बात करनी है, विज्ञान भवन में हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये जो चिट्ठी लिखी गई है कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के द्वारा ये हस्ताक्षरित है और इसके माध्यम से एक बार फिर से केंद्र सरकार ने किसानों को मौका दिया है कि वो अपनी बात सामने रखें और उन वजहों को बताएं जिसकी वजह से वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी कानून अगर संसद से पारित होता है तो उसको इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जाता। लेकिन किसान हैं कि वो सिरे से ही सारी बातों को खारिज कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह भी हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि वहाँ पर 40 संगठनों के नाम पर जो किसान हैं, उसके अलावा कई सारे ऐसे गुट हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस पूरे गतिरोध को लंबे समय तक चलाए रखना चाहते हैं, जो इस गतिरोध के बहाने सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं, जो इस गतिरोध के बहाने देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं और जो इस गतिरोध के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना चाहते हैं। इन सभी लोगों की अगर बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तो आज एक्सपोज हो ही चुके हैं। योया यानी सलीम यानी योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, हनन मोल्ला या केजरीवाल जैसे लोग हैं जो तमाम तरीके के प्रपंच करके ये दिखाना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो यही सब जमूरे हैं, अन्यथा बाकी सब किसानों के दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने आज 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरित पत्र या हस्ताक्षर देने का एक ड्रामा किया राष्ट्रपति के साथ में, लेकिन बाद में उस पर सवाल भी उठे कि पूरे देश में 15 करोड़ किसान हैं, क्या कांग्रेस केवल 2 करोड़ किसानों का ही समर्थन जुटा पाई, यानी 13 करोड़ किसान क्या इन बिलों के समर्थन में हैं? अब इस सवाल की वजह से और उन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता की वजह से भी राहुल गांधी फंस गए हैं। दूसरी तरफ आज फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश की। उनके प्रतिनिधि भी मिले किसानों के कृषि मंत्री से और उन्होंने भी ये कहा कि जो तीनों कानून हैं उनसे किसानों को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार किसी भी हालत में, किसी भी दबाव में, किसी भी वजह से इन कानूनों को वापस न ले। इस बात का जिक्र कृषि मंत्री ने उस पत्र में भी किया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इन कृषि कानूनों पर आपत्तियां हैं, लेकिन पूरे देश से जिस तरीके से हमें किसानों के पत्र आ रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और वो पत्रों के माध्यम से या खुद मिलकर ये बता रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है इनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें मिल रही हैं, इसलिए ये कानून वापस नहीं लिए जाने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आएँ और आपसे भी हम बातचीत करें। हम किसी भी एक पक्ष में फैसला नहीं ले सकते, चूंकि इन कानूनों के प्रति किसानों का जो झुकाव है वो भी बढ़ रहा है और इस वजह से आप अगर ये कहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए तो ये एक जिद जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और उससे समाधान नहीं निकल सकता है। आज नोएडा में भी काफ़ी जगह पर दूसरे इलाकों से किसान आए और उन्होंने रैलियां निकाली। उनके प्रतिनिधि मंडल भी आज कृषि मंत्री से मिले। उन सभी का भी ये कहना था कि ये जो कृषि कानूनों में बदलाव हुए हैं ये किसानों की, किसान यूनियनों की भी काफ़ी लंबी मांगें थी, ये बहुत दिनों से लंबित थी, जिसको सरकार ने पूरा करने का काम किया है और इसलिए हम सरकार को इसके लिए समर्थन दे रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं, या तो वो इन तीनों कृषि कानूनों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं या फिर उनको इन कानूनों के खिलाफ भड़काया गया है। यानी कि अब 2 स्थितियां पैदा हो गई हैं, किसानों के 2 गुट स्पष्ट रूप से हो गए हैं। एक वो किसान है जो इन तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, एक वो किसान है जो बहकाए गए हैं
इसको लेकर आज किसानों की तरफ से कहा गया कि ये तो बुलाए हुए किसान हैं और दूसरे वो किसान हैं जो बहकाए हुए किसान हैं। यानी कि अगर उनकी ही बात मान ली जाए, एक तो वो किसान हैं जो सरकार द्वारा बुलाए गए हैं या सरकार द्वारा जो खुश हैं, दूसरे वो किसान हैं जो संगठनों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खासकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा बहकाए गए हैं और बहकावे में आकर वो सरकार से बातचीत से बार बार इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुछ किसान नेताओं के जो धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, उनके बोल भी कुछ ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमने कभी भी सरकार से बात करने से इनकार नहीं किया है, लेकिन सरकार किसी ठोस मुद्दे पर बात करे। और सरकार से हम ये भी नहीं कह रहे कि पहले आप कानूनों को वापस लो, लेकिन हम ये कह रहे हैं पहले हमारी बात सुनो और उसके बाद कानूनों को वापस लो। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा इन तीनों कानूनों में क्या है जिसको पूरी तरीके से सिरे से नकारने की ये बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर विशेषज्ञ भी आश्चर्य में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों कानूनों में इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है, या जिन आपत्तियों को सरकार पहले से ही कह रही है कि हम उन आपत्तियों को भी दूर कर देंगे, तो फिर ऐसी जिद के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे अगर जाना है तो पंजाब में जिस तरीके से एपीएमसी के नाम से एक मंडी आड़तिया है, मंडी का एक माफिया है, वो काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास पावर है, दबंग है। उसकी वजह से ये पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ था। और इसकी पृष्ठभूमि में आपको अगर जाएंगे तो 2 महीने 3 महीने पुराने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के ट्रैक्टर पर बैठे हुए, ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठे हुए फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, जिससे साफ पता चलता है कि पंजाब में ये आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था और बाद में इसमें अकाली दल भी कूद पड़ा। अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पंजाब जो एक कृषि प्रधान राज्य है, उसमें अगर किसान पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे तो उसके हाथ से उसकी जमीन खिसक जाएगी। और इसी कड़ी में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देकर अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद में जिस तरीके से इसमें आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी, कम्युनिस्ट पार्टियां कूद पड़ी और दूसरी तमाम समाजवादी पार्टी जैसी जो स्थानीय पार्टियां थी वो भी इसमें कूद पड़ी। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्या है जिसको वो विस्तार से बता भी नहीं सकते। तमाम चैनलों पर जब वो बात करते हैं तो सिर्फ ये बात होती है कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। लेकिन इन तीनों कानूनों में जो बातें हैं, जो प्रावधान हैं, वो सारे वो हैं जो कभी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दिया करती थी, या जो वायदे किसानों से किए जाते थे, या फिर राहुल गांधी और सोनिया जैसे कांग्रेस के बड़े नेता, पारिवारिक नेता या जो पारिवारिक लोग हैं, वो इस तरीके के बयान, उनके तमाम वीडियोज अब सामने आ रहे हैं, लोग उनको सामने लेकर आ रहे हैं कि जिन बातों की बहस या जिन बातों की दलीलें सोनिया और राहुल दिया करते थे, आज उसी बात का वो विरोध कर रहे हैं, उसी बात पर सरकार को घेर रहे हैं। और ये जो कानून है, ये काले कानून है। यानी कांग्रेस जब सत्ता में थी या जब इस तरीके के कानून बनाना चाहती थी तब ये कानून गोरे थे, और अब चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन कानूनों को बना दिया है, इसलिए ये कानून काले हो गए हैं। यानी मेरा है तो सब कुछ ठीक है, आपका है तो सब कुछ बुरा है, ये वाली नीति इस देश में कांग्रेस की रही है। और कांग्रेस कभी भी विपक्ष के किसी भी अच्छे फैसले को या दूसरी अन्य पार्टी के शासन में हुए अच्छे काम को स्वीकार नहीं करती है, उसको प्रामाणिकता नहीं देती है, हमेशा उस पर सवाल उठाती है और अपने सभी कुकर्मों को वो बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती है। अब लेकिन उन किसान नेताओं को, किसान संगठनों को और जो लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर सरकार बार बार बातचीत के लिए कह रही है और उनके पास कारण भी हैं, हम भी ये कहते हैं कि चलो ठीक है, तार्किक तौर से आप बात करिए, आपके पास अगर तर्क है, तर्क का प्रमाण भी है, तो आप सरकार के सामने रखिए और उस प्रमाण पर चर्चा कीजिए। उसके बाद अगर सरकार पूरे देश के सामने ये वायदा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री ये वायदा कर रहे हैं कि आपकी हर आपत्ति का हम जवाब देंगे, समाधान करेंगे, और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है तो आप जनता को भी इन सारी बातों को समझाइए जिससे जनता आपके समर्थन में आए। लेकिन अभी तक देखने को ये मिला है कि केवल पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों के अलावा
और वो भी कुछ पार्टियों से संबंधित संगठनों के अलावा इस पूरे के पूरे गतिरोध में बाकी किसान शामिल नहीं है। पूरे देश का जो 80% से ज़्यादा किसान है वो इस पूरे मामले से या तो सरोकार नहीं रखता है या फिर वो सरकार का इस पूरे मामले पर समर्थन रख रहा है। दूसरी तरफ आज ग्वालियर की भी एक घटना सामने आई जिसमें किसानों का कुछ पैसा जो वो खरीदार थे उन पर बकाया था और नए कानूनों की वजह से एसडीएम ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए किसानों का पेमेंट करा दिया, जिससे वहां के किसान काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उनका ये कहना था कि अगर ये कानून नहीं होता तो शायद उनका जो पेमेंट है और काफ़ी लंबा खिंच सकता था। ऐसा गन्ना किसानों के रूप में भी देखने को मिलता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो चीनी मिलें थी उनके पास दबा पड़ा रहता था या फिर वो डिले में चला जाता था। और इसमें भी कई सारे जो स्थानीय नेता हुआ करते थे जो किसानों के ऊपर राजनीति करते थे वो कमीशन खाकर किसानों को पेमेंट दिलाने का एक खेल भी चलते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस प्रावधान को बदल दिया और सभी मिल मालिकों को ये कह दिया कि किसानों का जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डिले होगा तो किसान कर्ज में फंसेगा, किसान परेशानी में आएगा और इससे खेती भी प्रभावित होगी, गन्ना उत्पादन भी प्रभावित होगा और जो उससे उत्पादित गुड़ और चीनी जैसी वस्तुएं हैं उनके रेट भी काफ़ी बढ़ेंगे। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कुछ भी बकाया चीनी मिलों पर नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का टाइम है। पहले जो समय 2-2 साल का हुआ करता था अब वो बकायेदारी 3 महीने में चुका दी जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये सारा निपटारा हो जाता है। तो इससे किसान खुश है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बार बार इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी किसान यूनियन है, किसान संगठन जो विरोध में बैठे हुए हैं वो एक बात कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये सरकार के बहकावे में आकर हमारे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें इतना ही ज़्यादा समझ है तो वो हमारे बीच में आए और हमें भी समझाएं कि इसमें उन्हें ऐसा क्या मिला जिसका ये पक्ष ले रहे हैं और हमारे प्रति क्या है जो हम विरोध कर रहे हैं। ये सारी बातें राकेश टिकैत ने भी कही थी जब 20,000 ट्रैक्टरों की एक रैली आई थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये लोग हमें समझा देंगे तो हम समझकर वापस चले जाएंगे। यानी कि अब ये किसान नेता भी मानने लगे हैं कि उन्हें जो बताया गया है उनके अनुसार ये तीनों के तीनों कृषि कानून उनके विरोध में हैं, उनको बर्बाद करने के लिए हैं, उनका हित नहीं बल्कि अहित करने के लिए हैं। जबकि सरकार बार बार जो कह रही है वो चीज़ अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं, ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं। अब इसको जो सरकार की कोशिश है कि सरकार चाहती है कि विज्ञान भवन में इन किसानों के साथ बैठा जाए और जो बातें इन्हें किसान बिलों के विरोध में बताई गई हैं वो पहले इनसे जानी जाए और फिर उसका निराकरण किया जाए। जो शंकाएं इनके मन में पैदा की गई हैं, जो भ्रम पैदा किए गए हैं, जो डर पैदा किए गए हैं उनको सरकार बैठकर सुलझा लेना चाहती है। इस कड़ी में कल अटल जी का जन्मदिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पर किसानों को संबोधित करेंगे। वो देश के करीब 10 किसानों से बातचीत भी करेंगे, उनका पक्ष भी सुनेंगे और सरकार का जो इस पूरे मामले में पक्ष है उसको भी स्पष्टता के साथ में विस्तार के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। कई जगह पर भारत के कई मंत्री किसानों के बीच में बैठकर प्रधानमंत्री के इस किसान संबोधन को सुनेंगे। कल की ही तारीख में हजारों किसानों के खातों में, करोड़ों किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। जो किसान सम्मान निधि है उसके 2-2 हज़ार रुपये का कल एक साथ वितरण भी होगा उनके खातों में, उनको निस्तारित भी किया जाएगा। तो ये सारा एक बड़ा दिन है कल किसानों के लिए। और उससे पहले आज जो चिट्ठी किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गई है, हो सकता है किसान उस पर एक बेहतरीन सोच दिखाते हुए उस पर अपना निर्णय लें और जल्दी से जल्दी वो तारीख तय करें जब वो सरकार के साथ बैठकर तार्किक रूप से इन बिलों पर बातचीत करके इस पूरे के पूरे गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।